एनसीईआरटी की हर वो एक रिएक्शंस जो इंपॉर्टेंट है, जो नेम्ड रिएक्शन है, सबको मैंने कवर किया है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। इसमें 3 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं वुड्स रिएक्शन में। इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंपॉर्टेंट है। जेईई मेन 2024 में सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर ही पूछा गया था। बहुत ही सुपर फास्ट महा रिवीजन कह सकते हो आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया और जबरदस्त होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं हूं आप सबका दोस्त और होस्ट जय सिंह। जी हां, बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार थी बहुत सारे बच्चों की कि सर अगर कोई ऐसी वीडियो मिल जाती जो 45 मिनट 1 घंटे के आसपास की होती और हमारी सारी ऑर्गेनिक के रिएक्शंस का रिवीजन हो जाता। तो लेकर आ गया हूं मैं बहुत ही सुपर फास्ट महा रिवीजन कह सकते हो आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस का। जी हां, अगर आपका विजन क्लियर है और आप रिवीजन करना चाह रहे हैं तो इससे बेहतरीन वीडियो आपके लिए नहीं हो सकता है। अगर आप चाह रहे हो कि बस मुझे फटाफट देख के कहीं भी एग्जाम देने जाना है या कोई भी हमें ऐसे टेस्ट नॉर्मल देने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि बस हम 10 से 15 मिनट में रिवीजन कर लें, तो आप पीडीएफ के माध्यम से भी कर सकते हैं या वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी कर सकते हैं। बहुत सारी रिएक्शंस जो बार बार मल्टीपल टाइम्स पिछले 12 से 15 सालों में पूछी गई हैं, उनको मैं यहां पे लेके आया हूं। एनसीईआरटी की हर वो एक रिएक्शंस जो इंपॉर्टेंट है, जो नेम्ड रिएक्शन है, सबको मैंने कवर किया है, कवर करने की कोशिश की है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और क्या आनंद आपको मिलने वाला है। पढ़ने के बाद एक कमेंट जरूर छोड़िएगा और बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, मजा आया नहीं आया। क्या ऐसी और सीरीज चाहते हैं आप ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के या फिर फिजिकल केमिस्ट्री के, या फिर जो भी आपकी डिमांड हो प्लीज बताइएगा जरूर। हम लोग पूरा कोशिश करेंगे आप लोगों तक पहुंचाने की। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखी जाए तो हमें कौन कौन सी रिएक्शन लिखनी है, तो हम शुरू से शुरू करेंगे। 11th की सबसे फेमस रिएक्शन जो होती है वुड्स रिएक्शन होती है और यहीं से जनरली सभी स्टार्ट करते हैं। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम वुड्स रिएक्शन पढ़ेंगे। फिर फिटिक रिएक्शन 12th में है, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में, लेकिन इसी से मिलता जुलता है तो इसी को एक साथ रख दिया है। फिर वुड्स फिटिक रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर उल्मान रिएक्शन पढ़ेंगे, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन बाई सोडा लाइम पढ़ेंगे, लिंडलार कैटालिस्ट का यूज समझेंगे, वर्च रिडक्शन पढ़ेंगे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन पढ़ेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, कुचरो रिएक्शन पढ़ेंगे, खरास इफेक्ट पढ़ेंगे, एरोमेटाइजेशन पढ़ेंगे, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, गैटरमैन कोस सिंथेसिस पढ़ेंगे, फिंकलस्टीन रिएक्शन पढ़ेंगे, शॉर्ट्स रिएक्शन पढ़ेंगे, विलियमसन ईथर सिंथेसिस पढ़ेंगे, डाउस प्रोसेस पढ़ेंगे, लुकास टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, न्यूट्रल एफिशियल 3 टेस्ट पढ़ेंगे, ब्रोमीन वाटर टेस्ट पढ़ेंगे 2025 में पूछा गया है, फिनाप्थेलिन टेस्ट पढ़ेंगे, रेमंड टिमर रिएक्शन पढ़ेंगे, कोल्बे रिएक्शन पढ़ेंगे, इन दोनों में से अब की बार पूछा जाने वाला है, रोजनमुंड रिडक्शन पढ़ेंगे, स्टीफन रिडक्शन पढ़ेंगे, डाई वालेच रिडक्शन पढ़ेंगे, इटार्ड रिएक्शन पढ़ेंगे, क्लीमेंसन रिडक्शन पढ़ेंगे, ओल्फ किस्नर रिडक्शन पढ़ेंगे, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट पढ़ेंगे। इन दोनों से भी सवाल पूछा जाने वाला है। आगे हमारे पास है 36 नंबर पर बेनेडिक्ट टेस्ट है, सिफ टेस्ट है, 2,4 डीएनपी टेस्ट है जिसे हम लोग ब्राइडी रिएजेंट यूज करते हैं, हेलो फॉर्म टेस्ट है, एल्डोल कंडेंसेशन है, कैनिजारो रिएक्शन है, इनसे एक सवाल जरूर पूछा जाता है, एचबीजेड रिएक्शन है, हुंस-डिकर रिएक्शन है, एनसीईआरटी में नहीं है बट जलवा है इसका, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है, हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, कार्बिलेमाइन टेस्ट है, नाइट्रस एसिड टेस्ट है, हिंसबर्ग टेस्ट है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स की रिएक्शन है और कपलिंग रिएक्शन है। यू 50 नंबर हमने बनाए। ऐसे बहुत सारे और हैं रिएक्शन जिनका कोई नाम नहीं है बट यूज है, बहुत फायदेमंद की चीजें हैं, वो भी हम लेके आएंगे। आगे जरूरत पड़ेगी जब हम आप लोगों का नीट ब्रीफर में पढ़ाएंगे, बट कोशिश अभी यही है कि जितनी रिएक्शन है हमारे पास उसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। इसमें 3 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं वुड्स रिएक्शन में। पहला तो प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। कोई भी एल्काइल हैलाइड सोडियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो कपलिंग हो जाती है, यानी कि यहां से आर और यहां से आर, ये निकलते कैसे हैं ध्यान से समझे जरा। कपलिंग होके आर आर बना लेते हैं, यानी कि ये स्टेप अप रिएक्शन है या कपल रिएक्शन बोल सकते हैं। यानी कि अगर मुझे इवन नंबर ऑफ कार्बन बनाना है तो इसके लिए बेस्ट मेथड माना जाता है, ऑड वाले नहीं बन सकते हैं, इससे मीथेन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। 3 बातें आप नोट कर लेना। और कुछ भी दिया हो आप आर फ्री रेडिकल यहां से बनाइए, यहां से आर फ्री रेडिकल बनाइए और दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, आर आर बन जाएगा।
बस एक बात का ध्यान रखना है कि अगर 3 डिग्री हो जाएगा आर CH3 है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 डिग्री है तो वहां पे इलिमिनेशन होगा और एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। फिटिक रिएक्शन एकदम सिंपल उट्स रिएक्शन जैसा है, बस फिटिक रिएक्शन में R की जगह पे PH हो जाएगा, यानी कि बेंजीन हो जाएगा। और यहां से 2 मोल लेंगे इसका तो PHX से XX निकल जाएगा सोडियम के साथ और PH बन जाएगा, जिसे डाइफेनिल कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइफिनाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइफिनाइल या डाइफेनिल भी बोल सकते हो आप। तीसरा है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनमें हमारा कोलैबोरेशन हो रहा है। एक पार्ट वुड्स से आ रहा है, एक पार्ट फिटिक से आ रहा है। ये फिटिक से आ रहा है और ये वुड्स से आ रहा है, और ये जब मिल रहे हैं तो यहां का पीएच यहां का आर मिलके PHR बना ले रहा है, जिसे हम लोग एल्काइलेटेड बेंजीन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एल्काइलेटेड बेंजीन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एल्काइलेटेड बेंजीन बोल सकते हैं। तीसरा उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन बहुत डिफरेंट रिएक्शन है। अगर आपके पास आयोडो वाले बेंजीन है, आयोडो बेंजीन है, उसकी कॉपर के साथ हीट कर दे रहे हो, तो ये क्या करेगा? सीधे के सीधे बिना किसी की प्रेजेंस में ये पीएच से आई निकाल के, दूसरे वाले पीएच से आई निकाल के पीएच जुड़ के डाइफेनिल बन जाएंगे। ये 4 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 का ऐसे ढेर सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, आइए कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस की बात की जाए तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस एकदम उट्स रिएक्शन जैसा होता है। आपके पास जो सॉल्ट होता है यहां से तोड़ दो और फ्री रेडिकल बना दो। ध्यान रखें, इसका 2 मोल लेना है, इसको तोड़ के फ्री रेडिकल बना देना है। अब 2 मोल फ्री रेडिकल होगा तो क्या हो जाएगा? दोनों को फ्री रेडिकली हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? हमारे पास एल्केन बन जाएगा। इससे भी मीथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक बात और समझें, ये सिर्फ और सिर्फ एल्केन ही नहीं, एल्कीन और एल्काइन भी बना सकता है। आगे हम आप लोगों को बताएंगे जब हम पूरा डिटेल में वीडियो बनाएंगे तब। फिलहाल के लिए अभी इतना आप समझें, इंपॉर्टेंट रहेगा। डीकार्बोक्सिलेशन बाई सोडा लाइम। डीकार्बोक्सिलेशन बाई सोडा लाइम में क्या होता है कि CO2 निकाल देना है। आपको क्या करना है? CO2 निकाल देना है। CO2 निकाल दोगे तो R जो बचेगा और यहां से H, ये H नहीं बल्कि NaOH से आता है, यहां वाला H यहां पे जाके लग जाता है तो RH बन जाएगा। सिंपल सा आप याद रखें कि एल्केन बन जाएगा। अगर कोई आपसे पूछता है कि रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन क्या होगा, तो ध्यान रखें इसके मैकेनिज्म में जो है वो कार्बन आयन बनता है। क्या बनता है? कार्बन आयन बनता है। कार्बन आयन कहां बनेगा? यहां पे बनेगा। तो हम बता देंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। इस पे एक और सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, लिंडलार या रोजनमुंड कैटालिस्ट यूज करते हैं। देखो, ये लेते हैं तो ये रोजनमुंड कैटालिस्ट है, और H2PdCaCO3 लेते हैं तो ये लिंडलार है। साथ में हमारे पास क्यूनोलिन भी होता है जो पॉइजनस का काम करता है। इस एल्काइन को एल्केन में ना बदल के सिस एल्कीन में बदलता है। बर्च रिडक्शन के लिए हम सोडियम लिक्विड NH3 या लिथियम लिक्विड NH3 या लिक्विड NH3 की जगह हम लोग NaNH2 भी यूज कर सकते हैं। और वो क्या करेगा? ध्यान से समझें, ट्रांस में बदल देगा। देखो, रोजनमुंड H2PdBaSO4 सिस है और Na के साथ ट्रांस है। ये आपको सीधे सीधे याद करना पड़ेगा, कोई मैकेनिज्म नहीं है इनका। OMDM का मतलब हो गया ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन ये क्या करता है? एडिशन करता है। किसका? एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर बोले तो H+OH-, H+OH-। और क्या लगाता है? MK रूल लगाता है विदाउट रीअरेंजमेंट। विदाउट रीअरेंजमेंट यानी कि किसी भी एल्कीन पे आपको H+OH- जोड़ना है और विदाउट रीअरेंजमेंट मार्कोनी काफ रूल लगाना है। तो तुम्हें पता है OH- बीच वाले में जुड़ेगा, H+ किनारे जुड़ेगा। और जो ये OH है वो कहां से आता है? पानी से। D2O लोगे तो OD आ जाएगा। ठीक है भाई। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो होता है वो एंटी मार्कोनी काफ रूल लगाता है, और एंटी मार्कोनी काफ में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, जिसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि एल्कीन पे एंटी मार्कोनी काफ रूल से क्या लगाना है? एडिशन कराना है। किसका? पानी का। एडिशन कराना है H+ और OH- का। तो H+ जाके बीच में जुड़ जाएगा, OH- जाके किनारे जुड़ जाएगा। जो H आता है वो BS3 से निकल के आता है। कल को आपको BD3 दे दे,
कल को आपको B2H6 दे दे या B2D3 दे दे, तो आप ध्यान रखना इस बात का। और H2O2 की जगह D2O2 दे सकता है, तो H2O2 से निकल के OH आ रहा है। अगर हम कुछ रो रिएक्शन की बात करें तो पहले तो कूच कूच के रो बनानी है, यानी कि ये सिर्फ एल्काइन के लिए रिएक्शन हम देख रहे हैं। एल्काइन पे हमें डाइल्यूट HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 करना क्या है, ये भी सिंपल सा एडिशन कराना है। किसका एडिशन कराना है? पानी का। और मार्कोनी-काफ रूल के हिसाब से कराना है विदाउट रीअरेंजमेंट। तो OH जुड़ेगा यहां पे, H जुड़ेगा यहां पे, तो यहां पे इनॉल बन जाएगा और इनॉल टाटोमराइज होके क्या बना लेगा? कीटो बना लेगा। क्या बना लेगा? कीटो बना लेगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। खरास इफेक्ट समझ लें, अगर HBr है, HCl है, HI है, तो उनका एडिशन हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग मार्कोनी-काफ रूल से करते हैं और उसमें रीअरेंजमेंट भी कराते हैं। लेकिन खरास इफेक्ट में एंटी मार्कोनी-काफ रूल लगाते हैं, यानी कि एंटी मार्कोनी-काफ रूल लगाएंगे तो एंटी मार्कोनी-काफ रूल के हिसाब से H+ हो जाएगा Br-, तो H+ बीच में जुड़ेगा, Br- बाहर जुड़ेगा। ठीक है, इतना तो पता होगा ही अब यहां तक पहुंच के आए हो तो। ध्यान रखना, HCl हो या HI हो, उनके साथ परऑक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट काम नहीं करता है, यानी कि HCl के साथ R2O2 लेता मैं तो Cl बीच में जुड़ता है, H किनारे जुड़ता। ये खास बात है, एनसीईआरटी में दे रखी है, आप पढ़िएगा इसे, उम्मीद करता हूं कि समझ में आएगा। अगली बात करते हैं एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन में अगर हमारे पास नॉर्मल हेक्सेन है, नॉर्मल हेप्टेन है या नॉर्मल ऑक्टेन है, इसकी रिएक्शन हम Cr2O3 या V2O5 या मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ कराते हैं 773 केल्विन 10 to 20 ATM पे, तो हमारे पास बेंजीन बनता है। लेकिन अगर मेरे पास N हेप्टेन आ जाए, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताना, कि अभी पॉज करके कमेंट करके बताओगे कि N हेप्टेन ले लूंगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। N हेक्सेन में तो बेंजीन बन रहा है, अगर N हेप्टेन लूंगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको बताना है। अगली रिएक्शन है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। अगर हमारे पास एसिटिलीन गैस है और उसे हम लोग रक्त तप्त नलिका, यानी कि मैं बोलूं तो खून जैसी लाल एक लोहे की रॉड होती है, उससे हम पास करते हैं, और उसे जब हम पास करते हैं तो बेंजीन प्राप्त हो जाता है। अब एक मेरा और सवाल है, अगर मैं प्रोपाइन ले लूं और प्रोपाइन को मैं रेड हॉट Fe ट्यूब से पास करूं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका कमेंट आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अगला है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है कि ये टूट जाता है और ये प्लस हो जाता है। ध्यान रखें, अगर एल्काइलेशन करते हैं तो वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अगर रीअरेंजमेंट करा सकते हो तो जरूर कराओ, और स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलने के बाद बेंजीन पे ले जाके जोड़ दो। लेकिन एसाइलेशन कराते हो तो इसको तोड़ो और सीधा सीधा यहां से उठा के ले जाके यहां पे अटैक करा के जोड़ दो। अब मेरा आपसे एक सवाल है, अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन N प्रोपाइल क्लोराइड से कराता हूं AlCl3 की प्रेजेंस में, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है भाई। गाटरमैन कोच रिएक्शन, गाटरमैन कोच रिएक्शन आपको एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में दिखेगा। कोच से अपने आप समझ में आएगा, COH कोच होता है, COH Cl के साथ कोच पढ़ने का तरीका है, क्या करना है, एनहाइड्रस AlCl3 हो या CuCl हो, इसके साथ CHO जुड़ जाएगा, इसे बोलेंगे गाटरमैन कोच रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन और शॉर्ट्स रिएक्शन को हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं क्योंकि हम लोग आयोडीन और फ्लोरीन की डायरेक्ट बना नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। और एक्सचेंज करते समय क्लोरीन और ब्रोमीन ही होना चाहिए। ध्यान रखें कि आपके पास क्लोरीन और ब्रोमीन ही होना चाहिए। अब आपके पास RX है, सोडियम आयोडाइड NaI एसीटोन के साथ रिएक्शन कराओगे, SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा और क्या बन जाएगा, RI बन जाएगा। अब SN2 मैकेनिज्म होगा तो मुझे कमेंट करके बताओ कि इन्वर्जन होगा या रिटेंशन होगा अगर कायरल सेंटर बनता है। यह भी SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और RX से X हटा के F लगा देगा। इसे फिंकलस्टीन रिएक्शन कहते हैं, इसे शॉर्ट्स रिएक्शन कहते हैं। ये जरूर पूछे जाते हैं,
ध्यान रखिएगा। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये एक्चुअली में SN2 मैकेनिज्म शो करते हैं और ये वही RX हो सकते हैं जो SN2 मैकेनिज्म शो कर सकते हैं, यानी कि 3 डिग्री और हेलोएरिन टाइप के नहीं हो सकते हैं। ध्यान रखें मेरी बात कि अगर आपसे मैं पूछ लूं कि RX कौन कौन से हो सकते हैं जो SN2 दे सकते हैं, यानी कि ये हमें अवॉइड करना है। ये 3 डिग्री नहीं हो सकते हैं और हमारे पास ये नहीं हो सकते हैं और हमारे पास ब्रेड्स रूल वाले भी नहीं हो सकते हैं। ध्यान रखें, ब्रेड्स रूल वाले भी नहीं हो सकते हैं, इन्हें हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है भाई। डाउस प्रोसेस बहुत सिंपल है, इसमें बेंजाइन मैकेनिज्म होता है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है भैया कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन 300 एटीएम पे कराना है। इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंपॉर्टेंट है। जेईई मेन 2024 में सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर ही पूछा गया था, तो ध्यान रखें कि भैया ये सीधे सीधे क्या बना देगा, फिनॉल बना देगा। वन लाइनर रिएक्शन है, सीधे याद करके जाइए। और जितना आज पढ़ा रहा हूं ध्यान रखिएगा, इसमें कम से कम 5 to 6 क्वेश्चन डायरेक्ट मैच होते हुए दिखेंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत घुमा दे, लेकिन ऐसे ही दिखेंगे कुछ। आइए आगे बढ़ते हैं। 21वां लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट एक्चुअली में हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं। लुकास जो रिएजेंट होता है वो कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ हम लोग एनहाइड्रस ZnCl2 लेते हैं। क्या लेते हैं? एनहाइड्रस ZnCl2 लेते हैं। यहां पे मैंने गलत लिख दिया है, एनहाइड्रस ZnCl2 लेते हैं। ठीक है, जो व्हाइट कलर का टर्बिडिटी देता है। अगर हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है या रेजोनेंस स्टेबलाइज अल्कोहल है, ध्यान रखें 3 डिग्री अल्कोहल है या रेजोनेंस स्टेबलाइज अल्कोहल है और ये SN1 मैकेनिज्म करता है। बहुत मैं क्लियरली बता दूं कि ये SN1 मैकेनिज्म करता है, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े क्लियर हो जाएंगे कि वो सारे अल्कोहल जो SN1 वाली टाइप के दे सकते हैं। करना क्या, निकालो, कार्बोकेटाइन बनाओ, रीअरेंज कराओ, सीधे सीधे Cl जोड़ दो। ठीक है भाई, यही करना है आपको। तो 3 डिग्री अल्कोहल में इमीडिएट टर्बिडिटी मिलती है और 2 डिग्री अल्कोहल में लगभग 5 से 8 मिनट के बीच टर्बिडिटी मिलती है। 1 डिग्री अल्कोहल में 30 मिनट तक टर्बिडिटी मिलती है। कभी कभी तो मिलती ही नहीं है, रूम टेम्परेचर पे हमें हीट करनी पड़ती है। तो ध्यान रखें, हीट करने पे हमें 30 मिनट में टर्बिडिटी मिल जाती है। विक्टर मेयर टेस्ट में थोड़े से रिएक्शंस होते हैं बट वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। बस मोटा मोटी ये आप ये समझ लें कि विक्टर मेयर टेस्ट से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करते हैं और 1 डिग्री अल्कोहल जो फाइनल कलर देता है वो रेड कलर का होता है, जो 2 डिग्री अल्कोहल देता है वो ब्लू कलर का होता है, जो 3 डिग्री कलर देता है वो कलरलेस होता है। अगली रिएक्शन है न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट किसके लिए कराया जाता है, तो फिनॉल के लिए कराया जाता है। एक कैन टेस्ट है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, जेई बहुत पूछ रहा है, हो सकता है कि नीट पूछ ले। ध्यान रखें, कैन टेस्ट जो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट होता है वो अल्कोहल के लिए होता है। ये क्या करता है, फिनॉल के साथ रिएक्शन करके वायलेट कलर देता है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट 2025 में पूछा गया था, फिनॉल और एनिलीन के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो फिनॉल, एनिलीन और एल्कीन के लिए भी यूज करते हैं एक्चुअली में। तो ये क्या करता है, व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट देती है। क्या करती है, व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट देती है। ठीक है भाई, चलिए 25वें नंबर चलते हैं। फिनोप्थेलिन टेस्ट क्या होता है कि जब हमारे पास थैलिक एनहाइड्राइड होता है और फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं हम लोग H2SO4 के साथ, तो हमें एक पिंक कलर का कलर प्राप्त होता है या एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्राप्त होता है जो बताता है कि उसमें फिनॉल प्रेजेंट है। तो बेसिकली फिनोप्थेलिन टेस्ट हम लोग फिनॉल के लिए करते हैं और एक हमें डाई प्राप्त होता है। कैन टेस्ट को सेरिक अमोनियम नाइट्रेट कहते हैं, अल्कोहल के लिए करते हैं और अल्कोहल में जब हम कराते हैं तो रेड कलर का सॉल्यूशन प्राप्त होता है जो कंफर्म करता है कि हमारे पास अल्कोहल है। ठीक है भाई, आइए सबसे फेमस रिएक्शन नोट करके जाइए, आने वाला है कि अगर आपके पास फिनॉल है, क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करा रहे हैं NaOH के साथ, तो ऑर्थोसैलिसिल्डिहाइड मिलेगा। क्या ना मिलेगा, ऑर्थोसैलिसिल्डिहाइड मिलेगा, ऑर्थोसैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, अगर मेरे पास CO2 और NaOH है
या CCl4NaOH है, दोनों के साथ हो सकता है। CO2 और NaOH है, साथ में H+ है, तो हमारे पास सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा? आर्थोसैलिसिलिक एसिड मिलेगा। इन दोनों में ध्यान रखना, अगर आप NaOH ले रहे हो तो आर्थो मेजर होगा, अगर KOH ले रहे हो तो पैरा मेजर होगा। कई किताबों में घुमा देता है, LiOH बोल देता है। जब LiOH ले लोगे तो सिर्फ और सिर्फ आर्थो ही बनेगा भाई, ये दिमाग में बात बैठा के रखना। ऐसा स्टैंडर्ड किताबों में मैंने पढ़ा था, मेरे घर पे कौन सी केमिस्ट्री बनती है, ठीक है, ऐसा मैंने पढ़ा था किसी किताब में, पढ़ के ही लोग सीखते हैं। रोजनमुंड रिडक्शन क्या करता है? H2PdBSO4 की रिएक्शन एसिड हैलाइड से कराएगा, और एसिड हैलाइड का Cl निकाल के H लगा देगा तो क्या बना देगा? एल्डिहाइड बना देगा। जरूरी नहीं कि R हो, यहां पे कोई भी AR भी ले सकते हैं, यानी कि एराइल ग्रुप भी ले सकते हैं, एरोमेटिक के लिए भी हो सकता है। स्टीफन रिडक्शन बहुत फेमस है भाई। साइनाइड की रिएक्शन अगर स्टीफन रिडक्शन के साथ कराओगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। ध्यान रखना, RCN की रिएक्शन जब NCl2HCl से कराओगे तो पहले ये रिड्यूस होकर इमाइन बनेगा, फिर इमाइन का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे चले, डाइवालेच, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ऑल टाइम माय फेवरेट। ये 4 ऐसे ग्रुप हैं, ध्यान रखना, ये 4 ऐसे ग्रुप हैं जिनको डाइवालेच किस में बदलता है? एल्डिहाइड में बदलता है। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि 2026 में यह सवाल पूछा जाने वाला है। मैं बहुत सालों से इंतजार कर रहा हूं कब पूछेगा। जेईई मेन का तो बहुत फेवरेट पार्ट है, बट नीट का भी हो सकता है कि दिन आ जाए, खुलेंगे रास्ते तो सभी के हो जाएंगे भाई। तो ध्यान रख के जाइएगा, इन चारों के अलावा किसी के साथ नहीं कराना है। इन चारों के अलावा ही एनसीईआरटी में साइनाइड और एस्टर दे रखा, 2 मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है, इनके साथ ये एल्डिहाइड बनाता है। इटार्ड रिएक्शन, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट भी एक हम लोग नौकरी में पढ़ते हैं, मैं उसमें नहीं आ रहा हूं। इसे क्रोमिल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमिल क्लोराइड कहते हैं। इसकी रिएक्शन जब इससे कराते हैं, ध्यान रखना, तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम लोग ये बोलते हैं, यहां पे CH हो जाएगा, OCrOHCl2 का होल ट्वाइस। ये कुछ इंटरमीडिएट बनता है, फिर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारे पास ये प्राप्त हो जाता है। तो आप मोटा मोटी डायरेक्ट ही याद रख के जाओ। ठीक है भैया। क्लीमेंसन रिडक्शन क्या करता है? ये सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन के लिए यूज होता है। ये C डबल बॉन्ड को हटा के H लगाते हैं, ऑक्सीजन को हटा के H लगाते हैं। बस ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर OH आ जाएगा तो Cl में बदल देगा, NO2 आएगा तो NH2 में बदल देगा, डबल बॉन्ड आएगा तो डबल बॉन्ड पे HCl का एडिशन होगा मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। ओल्फ किस्नर रिडक्शन, भेड़िया वाले में ज्यादा कुछ करना नहीं है, सेम क्लीमेंसन जैसा ही है कि C डबल बॉन्डों को हटा के HH लगा देना है। बस आपको प्रिकॉशन क्या लेना है कि कहीं पे X आ रहा हो तो इलिमिनेशन कराना है, क्लोरीन ब्रोमीन आ रहे हो तो E2 इलिमिनेशन कराना है, फ्लोरीन आ रहे हो तो E1CV इलिमिनेशन कराना है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। चलिए भाई, टॉलरेंस टेस्ट, इन पे लिखी गई एक टेस्ट तो आने वाला है, लिख के ले जाइए, ये वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिएगा। मैं कोई खुदा तो नहीं हूं, लेकिन हाँ उससे भी कम नहीं हूं, मतलब उससे कम इन द सेंस नीट के लिए तो मैं काफी जानकार व्यक्ति हूं। आई एम सॉरी मेरे मुंह से कुछ निकल जाए तो। टॉलरेंस टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं। टॉलरेंस रिएजेंट क्या होते हैं? सिल्वर नाइट्रेट के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है जो Ag2O देता है, यानी कि जो अटैकिंग स्पीसीज होती है वो Ag2O होती है। ठीक है, और Ag2O का रिडक्शन होके Ag में जाता है, यहां पे Ag+1 में है और रिड्यूस होके Ag में जाता है। ये थोड़ा एडवांस बता दिया, बाकी बेसिक यही है कि सभी एल्डिहाइड टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं, टर्मिनल एल्काइन भी देते हैं, नॉन टर्मिनल एल्काइन नहीं देते हैं। ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। फेलिंग टेस्ट की बात की जाए तो 2 सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन ए होता है, एक सॉल्यूशन बी होता है। सॉल्यूशन ए में एक्वस CuSO4 होता है, सॉल्यूशन बी में रॉसल सॉल्ट होता है, जिसे सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट बोलते हैं। एलिफैटिक एल्डिहाइड सभी देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते हैं, कीटोन भी नहीं देते हैं। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डिट्टो फेलिंग सॉल्यूशन जैसा है, बस बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में एल्कलाइन CuSO4 और सोडियम सिट्रेट आता है। और ये एलिफैटिक एल्डिहाइड सभी देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं। सिफ टेस्ट की बात की जाए तो सिफ टेस्ट में आजकल लोग सवाल ऐसे पूछ लेते हैं, क्या
कीटोन और एल्डिहाइड दोनों देते हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है यार। टेस्ट तो दोनों देते हैं, बस नेचर अलग अलग होता है। देखें आपके पास सिर्फ रिएजेंट जो होता है वो पिंक या मजेंटा टाइप का कलर होता है, उसमें हम SO2 गैस मिलाते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है। अब उस सॉल्यूशन को जब हम एल्डिहाइड में डालते हैं तो पिंक कलर फिर से अपीयर हो जाता है, फिर से अपीयर हो जाता है। लेकिन कीटोन में डालते हैं तो वो कलरलेस ही रहता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो रिएक्शन नहीं कर रहा, ठीक है ना भाई। वो कलर से आप डिसाइड करोगे कि क्या होते हैं। रिजेंट को पैरा रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड बोलते हैं, ठीक है भाई। चलिए इतना याद रखिएगा। 2,4 DNP टेस्ट अगला है। 2,4 DNP टेस्ट। 2,4 DNP टेस्ट में ब्राइडी रिएजेंट इसे बोला जाता है। ये जो हम प्रोडक्ट आता है उसे ब्राइडी रिएजेंट बोलते हैं। एनसीईआरटी में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो बॉक्स बना के दे रखा है वहां नीचे छोटा सा स्टार बना के पॉइंट लिखा गया है और इसे सवाल पूछे जा रहे हैं। जनरली एलिफैटिक एल्डिहाइड का रेड कलर आता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड का येलो कलर आता है, कीटोन का ऑरेंज कलर आता है। कलर को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, बट एनसीईआरटी में बहुत क्लियर बात नहीं बोली गई है। एक क्वेश्चन के माध्यम से इस थ्योरी को थोड़ा सा समझाया है, बट ठीक है। ये जो निकल के आ रही है ये कई किताबों में कई टीचर्स पढ़ाते हैं, उनके हिसाब से ये कलर आ रहा है। हेलोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म टेस्ट कौन से लोग देते हैं? हेलोफॉर्म टेस्ट वो लोग देते हैं, वो कीटोन एल्डिहाइड देते हैं जिनके कॉर्नर पे CH3 होता है। यानी कि याद रखें कि यहां पे H हो या R हो कोई फर्क नहीं पड़ता, COCH3 होना कंपलसरी है। ये होना कंपलसरी है, ध्यान रखें। COCH3 होना कंपलसरी है। अगर लास्ट में COCH3 नहीं होगा, यहां पे H हो, R हो, PH हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, COCH3 होना इंपॉर्टेंट है। COCH3 होगा तो X2NOH के साथ रिएक्शन कराओगे, हेलोजन बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये वाला पार्ट टूट के CHX3 बना लेगा और ये वाला पार्ट सॉल्ट का पार्ट बन जाएगा। अब लगे हाथ इसी में मैं और बता दूं कि अगर आपके पास CH3 CHOH CH3 अगर एल्कोहल आ रहा है या फिर हेलोजन आ रहा है, थोड़ा सा मोटा मोटी जब इतना देख रहे हैं तो देख ही लीजिए, तो भैया ये दोनों भी हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ऐसा क्या होता है? ये इसको ऑक्सीडाइज करके कीटोन में बदल देता है। ये इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बदल देता है? कीटोन में बदल देता है। देखिए COCH3 आ गया अपने पास, और ये सबसे पहले क्या करता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा के एल्कोहल बनाता है, देन इसको ऑक्सीडाइज करा के कीटोन में बदल देता है और फिर से इसके पास CH3 COCH3 आ गया, यानी कि ये भी देते हैं। और बीटा डाई कीटोन, ध्यान रखें, बीटा डाई कीटोन भी ये टेस्ट देते हैं। C डबल बॉन्डो जेई का फेवरेट पार्ट है। बीटा डाई कीटोन देते हैं और ये वाले H जो होते हैं सबसे ज्यादा एसिडिक माने जाते हैं और यहां का कार्बन निकल के जो है वो हेलोफॉर्म बनाता है। बस इतना डिटेल बहुत आई थिंक जानने के लिए, ठीक है भाई, ये बातें समझ में आ गई। अगर मैं बात करूं, ध्यान समझे, अगर मैं बात करूं एल्डोल कंडेंसेशन की, तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ये मैंने लिखा है, इसको मैं मैकेनिज्म के थ्रू समझाऊंगा। एक सवाल तो फिक्स है, नीट में आएगा ही आएगा, तो मैकेनिज्म के थ्रू समझिए क्या करना है आपको कि सबसे पहले इसका अल्फा हाइड्रोजन निकाल देना है। हमने CH3 का अल्फा हाइड्रोजन निकाला तो CH2 माइनस हो गया और ये C डबल बॉन्डो H हो गया। अब इसका एक दूसरा मॉलिक्यूल ले लेना है। क्या लेना है? 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं ना भाई, 2 मॉलिक्यूल होते हैं इसका। एक मॉलिक्यूल से H निकाल देना है, एक मॉलिक्यूल को वैसे ही रख देना है। अब ये जो निगेटिव वाला पार्ट है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा। अगर ये निगेटिव वाला पार्ट यहां पे जाके जुड़ेगा तो ये डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से देखने में नजर आएगा हमारे पास। ध्यान से समझें कैसा नजर आएगा। अगर मैं इसको बनाऊं तो ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा O-। अब ये जो जुड़ रहा है मैं उसको इधर लिख दे रहा हूं CH2 और C डबल बॉन्डो H लिख दे रहा हूं। ध्यान से देख लीजिए, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब जो ये O- है, जो H निकला था वो इसको ले लेगा,
CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्डो H हो जाएगा। इसे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलेंगे। अगर हम हीट कर देते हैं, ध्यान रखना, अगर हम हीट कर देते हैं तो भैया E1CB होगा, यहां से निगेटिव चार्ज निकलेगा, ये बैक मारेगा, और बैक मारेगा तो भैया क्या करेगा, पानी निकल जाएगा, OH निकलेगा। वो OH निकलेगा तो चाहे इधर डबल बॉन्ड बनेगा चाहे उधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड नहीं बन सकता, उधर डबल बॉन्ड बनेगा क्योंकि वो वाला डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में रहेगा, तो हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये C डबल बॉन्डो H हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं भैया? ये 3 स्टेप है। पहला स्टेप ये हो जाएगा और O माइनस से H लग के ये बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन है तो कीटोन, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा, बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है भाई। 2 तरीके से सवाल पूछे जाएंगे, या तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया बता दो प्रोडक्ट क्या होगा, और या तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया बता दो कितने प्रोडक्ट बनेंगे। अब क्रॉस एल्डोल भी हो सकता है। क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, 2 डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड या कीटोन होंगे, तो सर किससे H निकालेंगे, दोनों से H निकालोगे, दोनों से H निकाल के दोनों पे अटैक कराओगे, दोनों से H निकाल के दोनों पे अटैक कराओगे, फिर आप देखोगे कि ढेर सारे प्रोडक्ट बनेंगे। कितने प्रोडक्ट बनेंगे, ढेर सारे प्रोडक्ट बनेंगे। बना के देखिएगा आप लोग, ठीक है भाई। अगली रिएक्शन है कैनिजारो। अगर मैं कैनिजारो की बात करूं तो एक ही मॉलिक्यूल में एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक का रिडक्शन हो रहा है। एक ही मॉलिक्यूल में एक ही एटम का कार्बन का ऑक्सीडेशन, कार्बन का रिडक्शन होना डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। क्या है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन कैसा रेडॉक्स है, डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या सभी कैनिजारो रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं? जवाब है नहीं। जब क्रॉस कैनिजारो होगा, 2 डिफरेंट टाइप के लोग रिएक्ट करेंगे तो एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन होगा। ओ माय गॉड, फिर क्या होगा, फिर सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन होगी, लेकिन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होगी। भाई ये बात याद रखना आप, ठीक है ना। इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए और एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। हेल ओल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन बोलते हैं इसे। HVZ का मतलब होता है हेल ओल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, हेल ओल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, हेल ओल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल वाली पोजीशन पे, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन लगाता है और हम लोग रेडपी प्लस X2 यूज करते हैं। यहां पे क्या यूज करते हैं, रेडपी प्लस X2 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, रेडपी प्लस X2 यूज करते हैं, और यही X जाके यहां पे लग जाता है। सिंपल सी रिएक्शन है। हुंस-डिकर रिएक्शन में क्या हो जाएगा कि सिल्वर का एक सॉल्ट होगा, सिल्वर का एक कार्बोक्सिलिक सॉल्ट होगा और इसकी रिएक्शन Br2CCl4 के साथ कराओगे तो RBr मिलेगा और AgBr भी मिलेगा, ठीक है भाई। और साथ में CO2 भी निकलेगा। क्या हो जाएगा, साथ में CO2 भी निकलेगा। क्लियर है भाई। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन, जिसे GPS के नाम से हम लोग जानते हैं, बहुत सिंपल, बहुत आराम से, बहुत मजेदार रिएक्शन है कि थैलीमाइड लेते हैं सबसे पहले। ये क्या हमारे पास थैलीमाइड है। थैलीमाइड की रिएक्शन बेस से कराते हैं, बेस से कराने पे यहां पे N- आता है। अब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब न्यूक्लियोफाइल RX पे अटैक करेगा और फिर हम लोग बेसिक हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो अमोनिया मिल जाएगा। क्या खास बात है, जो RX है वही RNH2 है, यानी कि CH3X लो CH3NH2 मिलेगा, C2H5X लो तो C2H5NH2 मिलेगा। क्या PHX कभी SN2 मैकेनिज्म शो कर सकता है? नो। तो ध्यान रखना, एनिलीन नहीं बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये लोग SN2 मैकेनिज्म होता है, इसमें ध्यान रखना, ये नहीं देते हैं, इसीलिए एनिलीन नहीं बनाया जा सकता है। आपसे सवाल पूछेगा क्या एनिलीन बनाया जा सकता है? नहीं। प्राइमरी सारे एमीन बनाए जा सकते हैं,
प्राइमरी एमीन बनाने का बहुत अच्छा मेथड माना जाता है, लेकिन इससे आप एनिलीन नहीं बना सकते हो, इससे आप एनिलीन बिल्कुल भी नहीं बना सकते हो। उम्मीद करता हूं कि इतनी बात समझ में आ रही होगी। डिटेल में नहीं यार तो फास्ट फॉरवर्ड वीडियो ना, डिटेल में होता तो बात करते आधा आधा घंटा 40-40 मिनट लेते हैं इस पे, बट ठीक है कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन है हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। क्या करना है, रिएजेंट पहचानना है, सीओ निकालना, स्टेप डाउन रिएक्शन बोलते हैं। सीओ निकालो जोड़ दो, सीओ निकालो जोड़ दो, सीओ निकालो जोड़ दो, सीओ निकालो जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, RnH2 हो जाएगा। ध्यान रखना 1 मोल इसका 1 मोल इसका, तो 4 मोल KVH यूज होता है। ये बहुत पहले के एग्जाम में पूछ लिया गया था कि हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में कितने मोल ब्रोमीन और कितने मोल बेस यूज होते हैं। 1 मोल ब्रोमीन और 4 मोल बेस यूज होते हैं 1 मोल एमाइड के साथ, और एमाइड से एमीन बनाने का अच्छा तरीका माना जाता है। अगला है कार्बिलेमाइन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये जो रिएजेंट है ना, ये राइमरटाइमन से मिलता जुलता है, लेकिन राइमरटाइमन में एक्वस केवेच होता था, यहां पे एल्कोहलिक केवेच होता है। एक्वस केवेच नहीं ले सकते, नहीं तो एक्वस लोगे तो अमोनिया एक्वस के साथ मिलके एनिलीनियम आयन बना देगा, ओहो एमीनियम आयन बना देगा, एनिलीन तो है नहीं। तो RnH2 की रिएक्शन अगर इससे कराएंगे तो क्या बन जाएगा भैया, बताइए क्या बन जाएगा। इसमें आपने सुना होगा एक कार्बीन करके होता है इंटरमीडिएट, बट वो अपने सिलेबस में नहीं तो जिक्र नहीं कर रहा हूं मैं। तो क्या बनाएगा, आइसोसाइनाइड बनाएगा। फाउल स्मेल होती, गंदी सी स्मेल होती है। 1 डिग्री अमीन तो कार्बिलेमाइन टेस्ट देते हैं, ध्यान रखना भैया, ये आने वाला है। कार्बिलेमाइन टेस्ट 1 डिग्री तो देते हैं, 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं देते हैं। बहुत ऐसे 4-5 क्वेश्चन दे देगा, ध्यान रखना। सिर्फ एमीन की बात चल रही है, नाइट्रो की नहीं बात चल रही है, एजो की बात नहीं चल रही है। 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं देंगे, ठीक है भाई। अगला है नाइट्रस एसिड टेस्ट, जिसे हम लोग HNO2 भी कहते हैं। क्या कहते हैं, HNO2 कहते हैं। HNO2 टेस्ट कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले हम लोग एमीन में निकालते हैं, कार्बोकेटाइन बनाते हैं, फिर पानी से नहलाते हैं, एल्कोहल बना देते हैं। वो सब दूसरी बात है, हम तो टेस्ट की बात कर रहे हैं कि बताओ 1 डिग्री करेगा, 1 डिग्री करेगा और नाइट्रोजन गैस देगा। 2 डिग्री अगर करेगा तो येलो कलर का ऑयली टाइप का लिक्विड देता है, ऑयली मतलब चिपचिपा लिक्विड देता है। और 3 डिग्री अमीन जो होता है रिएक्शन नहीं करता है। बात करें हिंसबर्ग टेस्ट की, हिंसबर्ग टेस्ट में 2024 में पूछ लिया था कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या पैराटोलाइल सल्फोनिल क्लोराइड। यानी कि आजकल जो नया है वो यहां पे ऐसे यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, इसके पैरा पे क्या लगा दे रहे हैं, CH3 लगा दे रहे हैं, बाकी सारी चीजें सेम हैं। आजकल ये भी यूज किया जा रहा है रीजेंट के रूप में। क्या करते हैं सर, इनके बारे में जरा थोड़ा सा विस्तार में बताइए कि ये एक्चुअली में करते क्या हैं। ये 1 डिग्री अमीन को सॉल्युबल करते, 1 डिग्री अमीन लोगे और हिंसबर्ग टेस्ट कराओगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो सॉल्युबल होता है एल्कली में, ध्यान रखना। 1 डिग्री अमीन का हिंसबर्ग टेस्ट से जो प्रोडक्ट मिलता है वो एल्कली में सॉल्युबल होता है, लेकिन जो 2 डिग्री अमीन होता है वो हिंसबर्ग टेस्ट के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है वो इनसॉल्युबल होता है, और जो 3 डिग्री अमीन होता है वो हिंसबर्ग टेस्ट से रिएक्शन करता ही नहीं है, क्योंकि आगे चल के सल्फोनामाइड बनाना है, क्योंकि 3 डिग्री के पास हाइड्रोजन तो होते ही नहीं है मेरे भाई। तो ये आपको याद रखना है। बहुत सारे लोग ट्रिक वगैरह से बताते हैं, इसका भी ट्रिक बताते हैं, इसका भी ट्रिक बताते हैं, तो ठीक है, मुझे लगता है कि आप याद रखोगे तो समझ में आ जाएगा बहुत आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 49 नंबर रिएक्शंस की बात की जाए, 1 क्वेश्चन फिक्स है, लिख के दे रहा हूं, 1 क्वेश्चन फिक्स है, लिख के दे रहा हूं। ये मेरा तजुर्बा है पिछले 12 सालों से पढ़ाने का, कि ऐसा कोई साल नहीं गया है जब आपके नीट के एग्जाम में बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से सवाल पूछे ना गए हों। हो ही नहीं सकता। कन्वर्जन में, डायरेक्ट, नेम में, मैच द कॉलम में, करेक्ट इनकरेक्ट में, असर्शन रीजन में, कहीं ना कहीं हर साल सवाल पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ये आने ही वाला है। कि सबसे पहले बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में समझते हैं। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे अवेलेबल होता है, एग्जिस्ट करता है, रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता है। रूम टेम्परेचर पे सिर्फ बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट ये वाला एग्जिस्ट करता है। वापस आते हैं,
बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर Cu2Cl2 HCl के साथ, Cu2Br2 HBr के साथ, CuCN KCN के साथ कराओगे तो यहां पे ये हटके Cl लग जाएगा, Br लग जाएगा, Cn लग जाएगा। क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, सॉरी क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन, और इसे हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। और सैंडमेयर और गाटरमैन जो नीचे वाला लिखा है, इन दोनों में अच्छी यील्ड सैंडमेयर की होती है, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। Cu के साथ HCl ले लो, Cu के साथ HBr ले लो, तो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, जिसे हम लोग गटरमैन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? गटरमैन रिएक्शन कहते हैं। क्लोरीन ब्रोमीन तो बन गए, आयोडीन और फ्लोरीन के लिए थोड़ा सा कचाइन है। तो कचाइन क्या है? आइए समझते हैं कि Ki पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन अगर बेंजीन डाइजोनियम के साथ करा रहे हो, बीडीएस में बोल रहा हूं, बीडीएस के साथ करा रहे हो और हीट कर रहे हो, तो आयोडोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा? आयोडोबेंजीन बनेगा। और इस रिएक्शन का कोई नाम नहीं है, बाकी बहुत सारे टीचर अपने नाम पे भी बताते हैं, तो ठीक है, आप याद करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। HBF4 के साथ हीट करवाते हो, अगर HBF4 के साथ हीट करवाते हो तो फ्लोरोबेंजीन बनेगा, और इसे बाल्ज सीमन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? बाल्ज सीमन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जेड साइलेंट है, बट मैं पढ़ूंगा नहीं तो समझ में कैसे आएंगे, नहीं तो बाल बाल पढ़ेंगे हम लोग ना। बाल्ज सीमन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अगर HBF4 के साथ हम हीट कराते हैं तो फ्लोरोबोरेट डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बनता है। और इसकी रिएक्शन NaNO2 के साथ हीट करा देते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। अगर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन H3PO2 के साथ करा दो या इथेनॉल के साथ करा दो तो बेंजीन बन जाएगा। मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि H3PO2 क्या बनेगा और इथेनॉल क्या बनेगा, क्योंकि ये रेडॉक्स की रिएक्शन है। अगर इसका रिडक्शन हो रहा तो इनका ऑक्सीडेशन होगा, इनका भी ऑक्सीडेशन होगा। चलिए कमेंट करके बताइए कि H3PO2 H3PO3 में जा रहा है या H3PO4 में जा रहा है। एनसीईआरटी में लास्ट टॉपिक एमीन चैप्टर के लास्ट पेज पे जाइएगा, देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और ये पूछा जा सकता है आपसे, अगर आपने बॉइल वाटर डाल दिया है, गर्म पानी डाल दिया है या पानी के साथ हीट कर दिया है तो भैया फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। और फिनॉल बहुत जबरदस्त रिएक्शन है। आगे बात करते हैं कपलिंग रिएक्शन की। कपलिंग रिएक्शन में एजोडाई टेस्ट भी बोलते हैं, इसे एजोडाई टेस्ट बोलते हैं, एजोडाई फॉर्मेशन बोलते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। मैं कपलिंग रिएक्शन के नाम से मैं कपल बनाते हैं। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन किसी भी बेंजीन डेरिवेटिव से कराते हैं तो ध्यान रखना, इसका जो N2+ है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने के लिए इसके पैरा पे अटैक करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा। ध्यान रखें, यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, न कि विड्रॉइंग। मिस्टेक से लिख दिया था, हो जाता है, इसमें क्या है, थोड़ी बहुत गलती तो हो जाती है भाई। डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वहां पे पैरा पे अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। ये N2 इस पे अटैक करेगा, N2 अटैक करेगा, HCl निकल जाएंगे, N डबल बॉन्ड N हो जाएगा। इसे एजो कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजो कंपाउंड बोलते हैं। अब EDG में दो आपके रिएक्शन सिलेबस में है, एक फिनॉल वाला, एक एनिलीन वाला। फिनॉल बनाओगे तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन और पैरा अमीनो एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बोल रहे हैं और इसको बोलेंगे पैरा अमीनो एजोबेंजीन बोलेंगे। अब मुद्दा है कि अगर मुझसे कोई पूछे कि भैया कौन एसिडिक है कौन बेसिक है, मुझसे कोई पूछे कि कौन एसिडिक है कौन बेसिक है, तो उसका भी मेरे पास ट्रिक है। देखो, पैरा हाइड्रोक्सी लगा तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है भाई, और पैरा अमीनो एजोबेंजीन। आओ ध्यान से समझाते हैं। अगर मैं कहूं तुम्हारे पास OH है तो OH का मतलब क्या हो जाएगा? OH का मतलब OH का मतलब बेस। अरे भाई, OH का मतलब बेस भी तो होता है, यानी कि ये वाली रिएक्शन बेसिक मीडियम में होगी। और इनके दो ही कलर होते हैं, ऑरेंज और येलो, ऑरेंज और येलो। अब O से ऑरेंज आता है, O से क्या आता है? ऑरेंज आता है। तो यानी कि इस वाले डाई का जो कलर होगा वो ऑरेंज कलर होगा। तो ये वाला कैसा हो जाएगा? ये एसिडिक मीडियम में हो जाएगा और इसका कलर क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। इसका कलर क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। बहुत सिंपल है याद करना कि अगर OH है तो बेसिक मीडियम में OH, देखो कहीं भी किसी भी रिएक्शन पर OH लिखा जाता है। OH मतलब बेसिक, OH मतलब बेसिक और H मतलब एसिडिक, OH मतलब बेसिक और H मतलब एसिडिक,
OH मतलब बेसिक और H मतलब एसिडिक। अब ये रिएक्शन करने के बाद, पढ़ने के बाद फटाफट एक बार एनसीईआरटी को क्विक रिवीजन कीजिए। किसी भी टेस्ट में देने जा रहे हो, नीट देने जा रहे हो, तोड़फोड़ करने जा रहे हो, कुछ भी मचाने जा रहे हो, आराम से जाइए, धुआंधार तरीके से पढ़ के जाइए भाई। यहां से जो आपको पढ़ाया गया है, कम से कम प्योरली अगर टेस्ट दोगे तो 5 से 6 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे और आपको बहुत मजा आएगा। बस चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। धन्यवाद।